Hello everyone, welcome to your channel. Today we'll be discuss about laboratory organization of histopathology. ये BMLT फर्स्ट ईयर का सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है यहाँ पर जो रखा गया है। तो आज हम बात करेंगे लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे की जाती है और उसमें किस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। क्लियर। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लेबोरेटरी मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड फैसिलिटी। लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन का दैट मीन्स यहाँ पर ये होता है कि जब आप कभी भी कोई भी चाहे बेसिक लेबोरेटरी हो, एडवांस हो या कि मॉडरेट, थ्री टाइप्स की लेबोरेटरी होती है अकॉर्डिंग टू द क्लियर। तो आप अगर कोई भी लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें किस टाइप की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्या उसमें प्रोवाइड आप कर सकते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है कि लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको किस प्रकार की आवश्यकताएं हो सकती है। तो पहला पॉइंट क्या लिख रहा है कि जो पेशेंट आती हैं या कि किसी प्रकार का जो लैब में वर्कर जो होती हैं उनको प्रॉपर तरीके से आने जाने का एक वर्क स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें यहाँ पे पूरा भीड़ बना करके रखे हैं, क्लाउडी टाइप का है, तो वो भी चीज़ नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। सेकंड यहाँ पर बोल रहा है कि लेबोरेटरी में पूर्ण रूप से एयर कंडीशनर होना चाहिए। आप लेबोरेटरी में वैरायटी ऑफ मशीन से यूज़ करती हैं, अगर आपकी लेबोरेटरी एयर कंडीशनर नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी उसमें, तो बहुत सारे एरर देखने को मिल सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर आपकी जो लेबोरेटरी है तो पूरी एयर कंडीशनर होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होनी चाहिए लेबोरेटरी में, कोई भी खुले हुए वायर नहीं होने चाहिए ताकि लेबोरेटरी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो सके, ये चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट, लेबोरेटरी में प्रॉपर वाटर की सप्लाई होनी चाहिए। क्लियर। और नेक्स्ट, मटेरियल प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए लेबोरेटरी में। ऐसा नहीं है कि जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे एरर देखने को मिल सकता है। जो रिएजेंट मटेरियल जो कोई भी आप लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से आप अरेंज करके रखिए। जो मटेरियल जहाँ से उठा रहे हैं तो यूज़ करने के बाद वहाँ पर ही आप सिस्टमेटिक तरीके से रखिए। ये लेबोरेटरी में अरेंजमेंट होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट का यूज होने के बाद उसे कवर करके रखना चाहिए। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें आप डस्ट पार्टिकल्स हो सकती हैं, एक्यूमुलेशन हो सकती हैं। तो आप एक बार कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई भी रिजेंट या कोई भी ग्लास वेयर कुछ भी अगर लेबोरेटरी में आप यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करने के बाद आप क्लोज करके रखिए, कवर करके रखिए, ताकि उसमें किसी प्रकार का अनवांटेड चीजें का एक्यूमुलेशन ना हो सके। लेबोरेटरी में नो स्मोकिंग का साइन लगा होना चाहिए। नो स्मोकिंग के साथ साथ में आप बहुत सारे इसमें लेबोरेटरी में भी प्रिकॉशन अप्लाई कर सकती हैं कि आप ड्रिंकिंग करके ना आइए, वेल मेंटेन होकर के लेबोरेटरी में आइए। ये सभी चीज़ों को आप ध्यान दे सकती हैं और नो स्मोकिंग का साइन लगा होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है लेबोरेटरी में फर्नीचर की गुड कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने लेबोरेटरी को एकदम भंडार बना करके रखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेबोरेटरी में एक गुड फर्नीचर होना चाहिए ताकि पेशेंट हो या कि जो लेबोरेटरी वर्कर हो प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को मेंटेन कर सके और एक गुड फील कर सके। ओके। लेबोरेटरी में क्लीन टॉयलेट एंड वॉशिंग रूम होना चाहिए, किसी प्रकार की उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए, पूरा वेल मेंटेन क्लीन करके रखना चाहिए। ये लेबोरेटरी की फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट, लेबोरेटरी स्पेसिमेन को टेस्ट लगाने के बाद प्रॉपर तरीके से आप डिस्पोज करिए, है ना। मतलब कि कोई भी आप स्पेसिमेन यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से यूज करने के बाद डिस्पोज करिए, क्योंकि बहुत सारे स्पेसिमेन जो होते हैं जिसमें हाई कंटामिनेशन होने का चांसेस बनता है, बहुत सारे स्पेसिमेन के द्वारा इन्फेक्शन भी स्प्रेड होता है। तो आप वहाँ पर फिर एक BMW का यूज़ करिए जिसको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। उस को प्रॉपर तरीके से रेगुलर मेंटेन करिए और इसको डिस्पोज करके रखिए। लेबोरेटरी में गैस सिलेंडर होना चाहिए, लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको क्लोज करके रखें। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप कभी इन केस कोई मैच बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर फ्लेमेबल के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो अगर गैस ऑन रहेगी तो लेबोरेटरी का जलने का चांस बन जाएगा। ये सभी प्रिकॉशन अप्लाई करना है और ये फैसिलिटी अपने लेबोरेटरी में प्रोवाइड करना है। क्लियर। नेक्स्ट आप ये देखिए, ये से
ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर मशीन है और साथ में यहाँ पर कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ में ये पूरा रीजन को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके रखा गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे लेबोरेटरी का ऑर्गेनाइजेशन। जो हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है तो वो 3 एसेंशियल पार्ट होने चाहिए उसमें, मतलब कि 3 उसमें जरूरी पार्ट्स होने चाहिए। पहला तो यहाँ पर बताया गया है लेबोरेटरी का कंस्ट्रक्शन, मतलब लेबोरेटरी का जो कंस्ट्रक्शन है तो वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, डिजाइन के रूप में होना चाहिए। सेकंड यहाँ पर है इक्विपमेंट, लेबोरेटरी में जो इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। लेबोरेटरी में स्टाफ जो हो रहे हैं वो वेल मेंटेन होना चाहिए, एक्सपीरियंस वाले होना चाहिए, ठीक है ना। और लेबोरेटरी का नेक्स्ट यहाँ पर लेबोरेटरी का सेटअप एंड लेबोरेटरी का प्रोटोकॉल प्रॉपर तरीके से फॉलो होना चाहिए। क्लियर, ये लेबोरेटरी में ये चीज अवेलेबल होना चाहिए एसेंशियल के रूप में। ओके, लेबोरेटरी का कंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट में समझेंगे कि लेबोरेटरी असेस द पाथवे शुड बी द एज द फॉलो, मतलब कई तरीके से आप इसमें पाथवे फॉलो कर सकते हैं लेबोरेटरी में। पहला इसमें बताया गया है सिंपल, सिंपल में आप बायोप्सी हो चाहे स्मॉल हो या कि लार्ज बायोप्सी हो तो उसको आप कलेक्शन करिए और किसी एरिया में, या कि उसके लिए अलग से रूम बनाइए कलेक्शन करने के लिए स्पेसिमेन या सैंपल का। सिंपल जो आप लिए हैं उसको प्रॉपर तरीके से फिक्स करिए, फिक्स करने के बाद उसकी एक ग्रासिंग रूम बनाइए और ग्रासिंग रूम में वेल मेंटेन हो करके उसमें आप प्रॉपर तरीके से ग्रासिंग करके रखिए। क्लियर, नेक्स्ट आप जो सिंपल प्रोसेसिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका एक प्रोसेसिंग रूम भी होना चाहिए जहां पर आप टिश्यू प्रोसेसर मशीन रख सकती हैं, ब्लॉक मेकिंग कर सकती हैं, एम्बेडिंग की प्रोसेस कर सकती हैं और माइक्रोटोमी कर सकती हैं। इन सभी का एक प्रोसेसिंग रूम भी होना चाहिए। स्टेनिंग एरिया अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप टिश्यू प्रोसेसिंग एक ही जगह कर रहे हैं और एक ही जगह आप स्टेनिंग कर रहे हैं तो उसमें से बहुत सारे ऐसे जो डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है। रिपोर्टिंग रूम अलग तरीके से होना चाहिए इसका। क्लियर, स्टोरेज रूम अलग होना चाहिए और जो स्लाइड रूम है वो भी अलग तरीके से होना चाहिए। हर एरिया का अलग अलग तरीके से रूम होना चाहिए। स्टोरेज एरिया और स्पेसिमेन जो है उसकी भी अलग होना चाहिए। रिपोर्टिंग जो कलेक्शन कर रहे हैं तो उसका भी आप अलग तरीके से एक रूम बिल मेंटेन करके रखिए। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप अप्लाई कर सकती हैं इसके अंतर्गत है। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लेबोरेटरी मैनेजमेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लेबोरेटरी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो लेबोरेटरी मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी पेशेंट है, अगर वो पेशेंट क्या है किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है तो अब उसको नीड होती है, किसकी, डॉक्टर की नीड होती है उस सिचुएशन में। ठीक है, तो अब डॉक्टर के पास जैसे पेशेंट जाएगा तो डॉक्टर को पता ये चलेगा कि उसको किस टाइप का क्रिटिकल कंडीशन है या कि बहुत ही सीवियर है, तो उसको क्या करेगा, वो हॉस्पिटलाइज करेगा, एडमिट करने का काम करेगा, या कि नॉर्मल है या कि कह सकते हैं कि माइल्ड की कंडीशन है या मॉडरेट की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में वो ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब होगा क्या, उस टाइम पे होगा क्या कि वो पहले सबसे पहले क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन करेगा जिसमें से टेस्ट ऑर्डर करेगा। ठीक ना, टेस्ट ऑर्डर का करने के बाद बहुत सारे उसमें टेस्ट को एडवाइस करेगा कि ये टेस्ट आप करवाइए जिसके कारण आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। अब वहाँ से टेस्ट जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया है फाइल में, तो अब वो फाइल लेकर के पेशेंट किसके पास आएगा, लेबोरेटरी के पास आएगा, मतलब कि लैब टेक्नीशियन के पास आएगा जहाँ पर लैब होगी उसकी। तो अब लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अब स्पेसिमेन को कलेक्शन करना स्टार्ट करे। पहले तो अपना एक रिकॉर्ड तैयार करेगा जिसमें से पूरा टीआरएफ को फिलअप करेगा और टीआरएफ को फिलअप करने के बाद स्पेसिमेन कलेक्शन करना स्टार्ट करेगा। स्पेसिमेन जब कलेक्शन करेगा तो उसमें एक उसको फॉलो करना पड़ेगा प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रा। ठीक है, तो ऑर्डर और ड्रा में जब उसको फॉलो करना स्टार्ट करेगा तो वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सैंपल कलेक्शन करना है। क्लियर, तो अब जब ऑर्डर और ड्रा में क्या होगा कि एक सीक्वेंस में सैंपल कलेक्शन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अलग अलग लेबोरेटरी का सैंपल अगर है उसके पास कलेक्शन के लिए तो अलग अलग तरीके से डिपार्टमेंट में भिजवाएगा। अब सैंपल कलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से टेस्ट जो है तो अलग अलग डिपार्टमेंट में सेंड करेगा। जैसे माइक्रो अगर टेस्ट होगा तो माइक्रो के लिए स्पेसिमेन जाएगा,
हिस्टो के लिए होगा तो हिस्टो के लिए जाएगा, साइटो के लिए होगा साइटो के लिए जाएगा, बायोकेमिकल के लिए होगा तो बायोकेमिस्ट्री में जाएगा। क्लियर। तो अलग अलग टेस्ट जो होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर। अब अलग टेस्ट जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो अब यहाँ पर क्या होगा, उस टेस्ट की एनालिसिस होगा, मतलब कि टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा। क्लियर। टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद आगे फर्दर की ओर माइग्रेट करेंगे और फिर क्या किया जाएगा, यहाँ पर कुछ और चीज़ भी चेक की जाती है, जिसमें से लेबोरेटरी यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल देखा जाता है, मतलब कि टेस्ट में कितनी रेंज हाई आई है, कितनी लो आई है, इंक्रीज है कि डिक्रीज है, उस सभी चीज़ों को क्वालिटी कंट्रोल के रूप में चेक करके देखा जाएगा। ठीक है। अब जैसे टेस्ट परफॉर्म हो गया तो अब उसका रिजल्ट इनपुट करेगा, मतलब कंप्यूटराइज पूरा रिपोर्ट इनपुट करेगा। देन इसके बाद रिपोर्ट को तैयार करेगा, जैसे रिजल्ट तैयार हो गया तो रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट को फिर क्या करेगा, वहाँ पर इंटरप्रिटेशन देगा। इंटरप्रिटेशन का दैट मीन्स क्या है कि अपना एक रिकॉर्ड बनाएगा, वहाँ पर ये चेक करेगा कि कितनी वैल्यू हाई आई है, कितनी वैल्यू लो आई है, उसको रिकॉर्ड करके रखेगा। क्लियर। देन इसके बाद उस रिपोर्ट को या कि जो रिजल्ट आया है तो वो पेशेंट को हैंड ओवर करेगा। अब पेशेंट फिर से लेकर के कहाँ पर जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। अब वो डॉक्टर क्या करेगा, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। क्लियर। अब यहाँ पर यही चीज बताया गया है कि क्या क्या किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर समझ सकती हैं कि इसके लिए अलग अलग लेबोरेटरी भी मेंटेन की जाती है। क्लियर। तो आप यहाँ पर देख सकती हैं कि हिमेटोलॉजी एक सेक्शन होता है, एक इम्यूनो हिमेटोलॉजी एक ब्लड बैंक सेक्शन होता है, हिस्टोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन है, साइटोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी सेक्शन है, माइक्रोबायोलॉजी में भी अलग अलग 4 सब डिवाइडेशन होते हैं, जिसमें से बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासिटोलॉजी ये अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री अलग डिपार्टमेंट होता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी अलग होता है, सीरोलॉजिकल भी अलग डिपार्टमेंट है, इम्यूनोलॉजी अलग डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर एक जहाँ पर सैंपल को कलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं फ्लेबोटोमी। फ्लेबोटोमी भी एक अलग डिपार्टमेंट ही होता है। क्लियर। इतना आप समझ गए इसके बारे में। अब आगे यहाँ पर और देखेंगे कि क्या क्या इसके रिगार्डिंग रखा गया है। समझिए। अब इसी में 3 टाइप्स की लेबोरेटरी को भी बताया गया है कि लेबोरेटरी भी जो होता है 3 टाइप्स की होती है। एक होती है यहाँ पर लो कम्प्लेक्सिटी के रूप में बताया गया है, एक मॉडरेट कम्प्लेक्सिटी में बताया गया है और एक हाई बताया गया है। इसी को आप एक बेसिक बोल सकते हो, मॉडरेट बोल सकते हैं और एडवांस भी बोल सकते हैं। तो लेबोरेटरी को 3 कैटेगराइज में परफॉर्म करके बताया गया है। अब इन तीनों लेबोरेटरी को अलग अलग तरीके से हम ये देखेंगे कि इन तीनों लेबोरेटरी में कौन कौन से लेबोरेटरी के अंतर्गत टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। क्लियर। समझिए यहाँ पर कि पैथोलॉजी लेबोरेटरी में जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है लो कम्प्लेक्सिटी में, इसके अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट को रखा जाता है। द वेब्ड टेस्ट आर, वेब्ड मतलब होता है यहाँ पर रखना, ठीक है ना, मतलब कौन कौन से टेस्ट इसके अंतर्गत रखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला टेस्ट यहाँ पर बताया गया है क्या, हीमोग्लोबिन का डिटर्मिनेशन। ठीक ना, हीमोग्लोबिन का डिटर्मिनेशन बेसिक लेबोरेटरी में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ESR, ठीक ना, ये भी एक इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट होता है जो हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट का है। PCR पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक ना, ये भी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है इसके अंतर्गत। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन, ठीक ना, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन आप बेसिक लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से यूरिन डीप स्टिक मेथड अप्लाई करिए, जिसमें से आप पीएच पता कर सकते हैं, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी देख सकते हैं, ग्लूकोज है, कीटोन है, प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन, यू ल्यूकोसाइड्स है, नाइट्राइड्स है, बिलिरुबिन एंड यूरोबिलिनोजन। ये सभी बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, यूरिन एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं और इनको आप बेसिक लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसको हम UPT बोलते हैं, UPT टेस्ट भी आप परफॉर्म कर सकते हैं बेसिक लेबोरेटरी में। क्लियर। तो ये सभी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं इस लेबोरेटरी के अंतर्गत। आप बता सकती हैं कि एक बेसिक लेबोरेटरी में इतने टाइप्स के टेस्ट को परफॉर्म कर किया जा सकता है। क्लियर। चलिए आगे समझते हैं और इसमें क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो लेबोरेटरी परफॉर्म की जा रही है मॉडरेट, ठीक ना, मॉडरेट मतलब होता है मध्य बीच की बात हो रही है। तो मॉडरेट लेबोरेटरी में क्या क्या आप टेस्ट को परफॉर्म करके दे सकती हैं।
रूटीन जो हिमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो भी सब अप्लाई कर सकती हैं। इम्यूनो फार्माकोलॉजी जो टेस्ट होते हैं रूटीन में उसको भी आप परफॉर्म कर सकती हैं। रूटीन यूरिन टेस्ट, फिशेस दैट मीन्स यहाँ पर स्टूल की बात हो रही है, स्पूटम है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, सीमेन है एंड अदर बॉडी फ्लूइड, इन सभी आप मॉडरेट लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकती हैं। रूटीन जो बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसमें से आप स्मीयर एग्जामिनेशन करती हैं, रूटीन कल्चर करती हैं और ईएसटी टेस्ट लगाते हैं जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट है। क्लियर, ये सभी टेस्ट आप मॉडरेट लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकती हैं। रूटीन माइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब जो फंगस से रिलेटेड टेस्ट होते हैं जिसमें आप प्राइमरी कल्चर इनोकुलेशन कर सकती हैं, आइसोलेशन टेक्निक कर सकती हैं, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कर सकती हैं और उसकी माइक्रोस्कोपी भी कर सकती हैं। माइकोलॉजिकल टेस्ट के रूटीन सीरोलॉजिकल टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं आप मॉडरेट लेबोरेटरी में। बहुत सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसमें से किट वगैरह भी यूज की जाती है, इसमें जो डायग्नोस्टिक टूल के रूप में किट अवेलेबल होती है। क्लियर, प्रोटीन आप इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में आप इलाइजा टेस्ट कर सकते हैं जिसमें से HIV-1 और HIV-2 दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। हिपेटाइटिस बी वायरस परफॉर्म कर सकते हैं, हिपेटाइटिस सी वायरस को भी परफॉर्म कर सकते हैं। और बायोकेमिस्ट्री के जितने भी ऑर्गन प्रोफाइल टेस्ट होते हैं, LFT है, RFT है, ग्लूकोज टेस्ट होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं बायोकेमिस्ट्री में आप पूरी मॉडरेट लेबोरेटरी में परफॉर्म करके देख सकते हैं। क्लियर, इतना आप समझ गए। नेक्स्ट समझिए एडवांस मतलब कि हाई कम्प्लेक्सिटी टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट को रखा गया है, मतलब कि लेबोरेटरी इस हाई लेबोरेटरी में कौन कौन से टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो एडिशनल के रूप में जो अदर टेस्ट होते हैं जो हाई कम्प्लेक्सिटी लेवल के होते हैं उनको भी आप परफॉर्म कर सकते हैं एडवांस में। इसमें से स्पेशल हिमेटोलॉजिकल जो टेस्ट होती हैं, कोगुलेशन एंड इम्यूनो फार्माकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं उन सभी को परफॉर्म कर सकती हैं। स्पेशल जो बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं जिसमें से ऑर्गन प्रोफाइल पैनल टेस्ट है, ब्लड गैस एनालिसिस इसको ABG बोलते हैं, ठीक है। इन सभी टेस्ट को आप एडवांस के रूप में परफॉर्म कर सकती हैं। स्पेशल टाइप जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होती हैं उसका भी डिटर्मिनेशन कर सकती हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है हार्मोनल टेस्ट हो गया, ड्रग रिलेटेड टेस्ट हो गया, ट्यूमर मार्कर मतलब कैंसर से रिलेटेड हो गए, ये कि वायरल जो मार्कर होती हैं और अदर डिजीज वाले जितने भी टेस्ट होते हैं इन सभी को आप परफॉर्म कर सकती हैं हाई कम्प्लेक्सिटी लेबोरेटरी में। वायरल हिपेटाइटिस जो मार्कर होते हैं हिपेटाइटिस से रिलेटेड होते हैं, क्रोनिक फेज मार्कर हो गए और कंप्लीट जो टॉर्च पैनल टेस्ट होती हैं, ठीक है। जितने भी स्पेशल टाइप के टेस्ट होते हैं पूरे आप किस में परफॉर्म करेंगे, जो एडवांस लेबोरेटरी होती हैं उनमें आप परफॉर्म करेंगे, जिसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी दैट परफॉर्म द हाई कम्प्लेक्सिटी टेस्ट। क्लियर, तो चलिए आज के लिए इतना ही लेक्चर है। तो यहाँ पर हमने लेबोरेटरी मैनेजमेंट को कंप्लीट किया, लेबोरेटरी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है ये पूरा हमने कंप्लीट किया इसके बारे में। BMLT फर्स्ट ईयर के सिलेबस का ये टॉपिक होता है, तो आप इसमें अच्छे से अपना नोट्स तैयार करिए और बार बार लेक्चर को देखिए। नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चन भी ना पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो थैंक यू सो मच।